क्या हो? और क्या? नहीं, हम शांत करवाए तो कोई शांत नहीं हो रहा है। इतना तेज चिल्लाए कि सब शांत हो गए। देखिए देखिए सूत्र है पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, जिसे क्या बोलते हैं? लेंस मेकर का सूत्र। याद रखिएगा, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट भी है। लेंस मेकर का सूत्र। इसमें दो स्थिति पढ़ना है, ठीक है ना। स्थिति दो पढ़ना है। एक स्थिति है जब, इसमें स्थिति पढ़ना है कि जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो। क्या हो? माध्यम समान हो। आया समझ में? अभी बताऊंगा माध्यम समान का मतलब क्या होगा। सेकेंड पढ़ना है कि जब लेंस के दोनों ओर क्या हो? माध्यम अलग अलग अर्थात भिन्न भिन्न हो। आज हम लोग सीखेंगे ये वाला, ठीक है ना, जब दोनों ओर लेंस में माध्यम समान हो। तो इसको जानने से पहले आप ये जान जाइए कि मैं बताया था ये कौन सा लेंस था और एक ये वाला लेंस था, दोनों बताया था ना। तो इस वाले लेंस कौन, ये वाला लेंस कौन सा था? अवतल, और ये वाला था उत्तल। तो यहाँ पे हम लोग लिखे थे कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। और इसके अंदर कौन सा माध्यम था? सघन माध्यम। सही है ना। इसके नीचे यहाँ पे कौन सा माध्यम था? विरल माध्यम। और अंदर कौन सा माध्यम था? सघन माध्यम। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती थी तो हम लोग इसके लिए सूत्र का निगमन किए थे n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। लास्ट में सूत्र का निगमन किए थे इस वाले का। है समझ में? और जब कोई किरण विरल से सघन में जाती थी तो हम लोग क्या किए थे कि इसी का उल्टा हो जाएगा। यानी जहाँ पे n1 है, जहाँ पे क्या रहेगा? n1 वहाँ पर क्या हो जाएगा? n2। और जहाँ पर n1 है, जहाँ पे n2 था वहाँ पे क्या हो जाएगा? n2 वहाँ पर क्या हो जाएगा? n1। है समझ में? इसका मतलब कि n1/v माइनस n2/u n1 माइनस n2/r, ये सूत्र का निगमन हो जाएगा। आया समझ में? बस दोनों में ये अंतर था और कोई अंतर नहीं था, ठीक है। तो अब इसको इतना ही आपको याद रखना है। पढ़ रहे हैं हम लोग इसमें कि जब लेंस के, ये वाला सीखेंगे, ये वाला लिखा है कि जब लेंस के दोनों ओर माध्यम क्या हो? समान हो। जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो तो इसमें देखिए ये कौन सा लेंस है? उत्तल। और ये कोई मुख्य अक्ष, जिससे मुख्य अक्ष से क्या हो रही है? कोई किरण आपतित हो रही है, जा रही है। ऐसा समझ में ना। तो यहाँ से कोई किरण आपतित हो रही है, यहाँ से, ये रहा। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से किसी भी इसके सामने, उत्तल दर्पण के सामने कहीं एक वस्तु रख लेंगे। ऐसा समझ में। तो हम लोग मान लेंगे कि वस्तु यहाँ पर स्थित है, वस्तु यहाँ पर स्थित है। जब वस्तु यहाँ पे स्थित है तो यहाँ से हम लोग वस्तु को आपतित करवाएंगे। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ और याद रखिए, मैं आप लोगों को बताया था कि अगर ये उत्तल ऐसे बन रहा है तो इसमें दो सतह बन रहा है। ये मतलब दो सतह है, एक A और एक ये, ऐसे मान लीजिए, एक ये, एक B C और यहाँ पे क्या हो जाएगा D। तो एक सतह हो जाएगा A B C और दूसरी सतह हो जाएगी A D C। इतना समझ में आया? तो
इस सतह के लिए इसमें ये बताइए कि वक्रता केंद्र इधर होगा किधर, मतलब ए साइड है और बी साइड है, तो किस साइड होगा, बी साइड। तो हम लोग कैसे पता कि इसका गोलीय दर्पण इधर ही तो बनना है, तो इसका क्या हो जाएगा, सेंटर यहाँ पर होगा। आया समझ में। और जो इसके बाद जो सतह है ए डी सी, इसका केंद्र किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए साइड। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक इसका मान लेंगे C1 और इसको क्या मान लेते हैं C2, इतना पता है ना। ठीक, तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पर क्या इसका C1 है और यहाँ पर क्या इसका C2। ये समझ में आया। ठीक, इसके बाद देखिए हम लोग क्या करवाएंगे, यहाँ से एक वस्तु को एक किसी वस्तु से आपतित किरण होगी, इसके सतह पर जाकर टकराएगी। और जब टकराएगी तो जब आपतित परावर्तित, मैं ये बताया जब कोई किरण एक सतह से दूसरे सतह में जाती है तो कब उसके बीच में एक अभिलंब होगा, तब जब तक अभिलंब नहीं होगा तब तक ये नहीं कह सकते वो किरण किस माध्यम से जा रही है। तो हम लोग यहाँ पर खींचेंगे एक अभिलंब। और अभिलंब कहाँ से खींचते हैं, अभिलंब कहाँ से खींचते हैं, प्रकाशिक केंद्र से, ऑप्टिकल यहाँ से। अभिलंब इसके लिए, इस सतह के लिए, ये तो जो आप बता रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर इस पूरे दर्पण के केंद्र का हो जाएगा। ये तो हम बस इस सतह के लिए पूछ रहे हैं, ये जो यहाँ पर होता है दोनों सतह के लिए होता है। कहाँ से, C1 से। क्यों कि देखिए जब C1 से कैसे खींचेंगे, ये वाला जब दर्पण यहाँ से पूरा बना है तो ये सतह का केंद्र तो यहीं से खींचा जाएगा ना। मतलब इसका भाग अभी बताया था कि इसका जो सेंटर है इस वाले गोले का, जो लिख दीजिए, नाम लिखिए A B और यहाँ पे C और ये D, तो इस सतह का केंद्र किधर हो जाएगा, वक्रता केंद्र ये वाला है ना, तो यहाँ से अभिलंब खींचेंगे ना हम लोग। और इस वाले सतह के लिए, इस A D C के लिए कौन सा होगा, C1, मतलब यहाँ से खींचा जाएगा ऐसे, इधर से। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सेंटर कहाँ से खींच सकते हैं, A B C के लिए C2 से, यहाँ से क्या खींचेंगे, C2 से हम लोग एक अभिलंब खींचेंगे, C2 से एक अभिलंब। देखिए C2 से अभिलंब खींचिए, ये है आपका C2 से, थोड़ा सा दूर हो गया है, C2 से एक हम लोग खींच दिए यहाँ से अभिलंब। ये समझ में आया, C2 से क्या खींच दिए, अभिलंब। चलिए आप बताइए, यहाँ से एक माध्यम है, इसको मान लेंगे क्या, विरल माध्यम यानी N1, और इधर मानेंगे क्या, सघन विरल माध्यम, विरल माध्यम यानी N1। अभी हम लोग हेडिंग बताए थे कि जब लेंस के दोनों ओर माध्यम क्या हो, समान हो, तो दोनों तरफ समान रहेगा। अब बीच में इसके अंदर क्या रहेगा, इससे अंदर वाले भाग को सघन माध्यम, या इसको क्या मान लेंगे, N2। इस वाले इतनी बात को आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग नियम ये पढ़े कि यदि कोई किरण कहाँ विरल से, ये किरण कहाँ जा रही है, विरल से अंदर जा रही है ना, तो विरल से सघन में जा रही है। तो जब कोई किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है कि उसके नज़दीक आती है, उसके पास आती है। तो हम लोग ये कहेंगे कि जैसे यहाँ से किरण आपतित हुई थी, ये सीधे तो जाएगी नहीं, ये क्या होगी, हल्का सा झुक जाएगी। तो ये किरण क्या होगी, सीधे ना जाकर ये क्या होगी, हल्का सा ऐसे झुक जाएगी, इस तरह ऐसे बना लीजिए, या तो थोड़ा सा और झुकाइए इसको, ये ऐसे बना लीजिए। आया समझ में। ये क्या होगी, हल्का सा अभिलंब की तरफ ये झुक जाएगी। और झुक कर ये कहाँ मिलेगी, जिसको इसमें मिला दीजिए, यहाँ से इसको थोड़ा सा और लेंथ कीजिए। ये किरण आकर मुख्य अक्ष पर कहीं जाकर ये मिल जाएगी। आया समझ में। ये किरण जाकर कहीं मुख्य अक्ष पर आराम से आकर ये कहीं मिल जाएगी, ये किरण है। इतना समझ में आया। फिर देखिए अब क्या है कि अब देखेंगे इस सतह के लिए, यानी A B C सतह के लिए हो गया। अब कौन सा, A D C सतह के लिए, अब यहाँ से A D C सतह के लिए इसमें आपतित प्रकाशिक केंद्र यहाँ पर मान लेंगे, एक वस्तु बना है I डैश मान लीजिए, ठीक है ना। चलिए ये बताइए, इस सतह के लिए वस्तु कहाँ है, इस सतह की वस्तु कहाँ है। तो हम लोग क्या मानेंगे कि जो ADC सतह है, ये जो प्रतिबिंब गई है ना यहाँ से, इसी को मान लेंगे कि ये वो अब क्या हो रहा है कि वस्तु से निकलने वाला प्रकाश किरण I वस्तु हो गई। अब यानी इस सतह के लिए ADC सतह के लिए क्या हो जाएगा, I1 क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा।
है समझ में। यानी हम लोग ये मानेंगे कि इस सतह के लिए कि अब वस्तु कैसे हो गई, यहाँ से किरण आ रही है ना, मान लीजिए कि वस्तु जब यहाँ पर आएगी तभी तो यहाँ से निकलेगी आगे। तो ये क्या हो जाएगा, ADC सतह के लिए ये वाली आपतित किरण हो जाएगी। कौन सा, ये वाली यहाँ से जो आ रही है, जब आपतित किरण हो जाएगी तो अब इस सतह के लिए अब ये देखेंगे टकरा कर कहाँ से जाएगी। तो जब तक हम लोग अभिलंब नहीं खींचेंगे तब तक तो ये कन्फर्म नहीं हो सकता है कि कहाँ से आएगी। तो हम लोग क्या करें, इसके मतलब ADC सतह के लिए अभिलंब कहाँ से खींच सकते हैं, C1 से। ठीक है, यहाँ से खींचिए आप लोग अभिलंब। अभिलंब समझ में आ रहा है ना कैसे खींचा जा रहा है। ये हो जाएगा आपका अभिलंब, ये हो जाएगा अभिलंब। समझ में आया। तो क्या होगा, अब ये किरण कहाँ से जा रही है, विरल से, हाँ सघन से। हम क्या माने कि ये वाली किरण, फिर सुनिए पर, और हम लोग यहाँ पे रखे थे वस्तु, वो रखे थे, तो आपतित किरण हुई, ये किरण विरल से जब सघन में जा रही थी, तो हम लोग इस सतह के लिए अभिलंब कौन सा हो जाएगा, C2। तो ये क्या हुई, जब कोई किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब से पास आ जाती है। तो ये जो इसको सीधे जाना चाहिए, सीधे नहीं कि हल्का सा अभिलंब की तरफ झुक गया, झुक कर कहाँ मिल गया, इसका प्रतिबिंब बन गया I डैश पर। अब दूसरी किरण ये मानना है कि अब विरल से, अब सघन से कहाँ जाना है, तो ये किरण मान लेंगे अब सघन से विरल में, तभी जब जैसे ही ADC सतह पर ये वाली किरण टकराएगी तो हम लोग क्या खींचेंगे, सबसे पहले अभिलंब खींच ले। तो अभिलंब ये खींचे हैं। हमको ये पता है कि यदि कोई किरण सघन से विरल में जाती है तो वो क्या होती है कि अभिलंब से क्या होता है, दूर हट जाता है। तो ये बताए कि जब अभिलंब से दूर हट जाएगा, अभिलंब तो ये है ना, अभिलंब तो ये है, तो क्या ये किरण सीधे जाएगी, अभिलंब का दूर हटने का मतलब ऊपर जाएगी नीचे आएगी। अभिलंब से दूर हटने का मतलब अगर ये किरण ऐसा जब ऊपर कर दे रहे हैं तो इसके पास आ जा रहा है, नीचे आएगी ना। जैसे फिर सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि किरण आपतित हो रही है और ये इसका ये अभिलंब है, तो ये किरण ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी, नीचे आएगी ना। तो अभी तो ये कहेंगे कि अभिलंब से दूर हट रही है, तो अभिलंब से दूर हटने का मतलब ये किरण क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी ऐसे, ये वाला। और इसके लिए प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, I। इतना पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ में आए तो समझ में आ जाएगा। और इसको हम यहाँ पर मान लेंगे क्या है, प्रकाशीय केंद्र हो। एक बार फिर से बताऊँ डायग्राम, एक बार फिर देखिए। हम क्या किए हैं कि सबसे पहले एक लेंस है उत्तल, इसके दोनों तरफ क्या है, N1 और N2 दो माध्यम है, दोनों माध्यम क्या है, समान है। दोनों और माध्यम क्या हो, समान है, N1 और N2। और इसके बीच में क्या है कि सघन माध्यम है। तो हम एक प्रकाशीय केंद्र से, एक मुख्य अक्ष से प्रकाशीय केंद्र आपतित हो गया, एक मुख्य अक्ष से प्रकाशीय केंद्र से होते हुए किरण आपतित हो गई है। हम लोग मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखे हैं, तो वस्तु रखने के बाद यहाँ से आपतित जो किरण यहाँ से निकली है और उस सतह टकराई किस पर, ABC पर। ABC से टकराने के बाद अब यहाँ पर टकराई तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर खींचेंगे अभिलंब। कैसे पता अभिलंब खींचेंगे, ये किरण एक से एक माध्यम दूसरे माध्यम में जा रही है, यानी इस विरल से कहाँ जा रही है, सघन में। तो हम लोग क्या खींच देंगे, यहाँ पर अभिलंब। जैसे ही यहाँ पर हम लोग अभिलंब खींचेंगे तो ये पता चलेगा कि किरण कहाँ से जा रही, कहाँ से आ रही है। बताया था कि अगर कोई किरण विरल से कहाँ जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल से सघन में, तो ये किरण क्या होती है कि अभिलंब से पास आ जाती है। अगर कोई किरण इसी का उल्टा होता है, मतलब सघन से कहाँ जाती है, सघन से विरल में, तो ये किरण क्या होती है कि अभिलंब से दूर हट जाती है, ऐसे हो जाता है। थोड़ा सा और दूर कर लीजिए, ऐसे, ये इतना बताया था ना। तो ये किरण जैसे विरल से कहाँ जा रही है, सघन में, तो अभिलंब तो ये है, अभिलंब यही है ना यहाँ से। तो ये अब विरल से सघन में जा रहे तो अभिलंब की तरफ सीधे नहीं जाएगी, हल्का झुक जाएगी, और झुक कर कहाँ बना लेगी, इसका प्रतिबिंब I डैश हो जाएगा। इतना समझ में आया। फिर अब हम लोग मानेंगे कि ये किरण हो गई। अब दूसरे सतह के लिए, अब ये वाला सतह, इस सतह तो टकरा चुकी है, अब देखेंगे ADC के लिए। अब इस पर किरण कहाँ, ADC पे कहाँ से किरण आ रही है, इसी किरण को मान लेंगे, इसी वाले किरण को हम देखिए इस सतह के लिए मानेंगे कि ये वस्तु है, यहाँ से किरण आ रही है और इस किरण पर टकरा रही है, इस सतह पर टकरा रही है। आया समझ में। जैसे मान लीजिए कि डस्टर है, मैं कह रहा हूँ कि एक इधर से किरण आई, टकरा के वापस जा रही है, तो इस सतह के लिए इधर से किरण आएगी और इस सतह के लिए इधर से किरण आएगी। तो यहाँ पे आने का तरीका क्या है कि ये क्या है, I1 क्या हो जाएगा, इस सतह ADC के लिए क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा ना। तो ये किरण जैसे यहाँ पर आई तो हम लोग क्या खींचेंगे, सबसे पहले अभिलंब। तो हम लोग इस सतह के लिए अभिलंब कहाँ से खींच सकते हैं, अब इस सतह के लिए वक्रता केंद्र C1 है, तो यहाँ से हम लोग खींचे एक अभिलंब। अब ये किरण देख रहे हैं, अब ये वाली किरण आने, वास्तविक किरण, ये तो देखिए
हम ये कहेंगे कि ये आभासी है। ये वस्तु क्या है? आभास हो रहा है ना, तो आभास हो रहा है तो वास्तविक इसमें कहाँ से आ रही है? ये वस्तु कैसा है? आभासी वस्तु है, आभासी है, ठीक है ना। ये बताइए कि जब ये आभासी है तो इसमें वास्तविक किरण कहाँ है? वास्तविक किरण तो यही है ना, यही तो किरण यहाँ से आकर प्रतिबिंब बनाई है। तो हम लोग मान लेंगे कि ये वाली वस्तु यहाँ से आ रही है, इसका प्रतिबिंब बन गया है। तो अब ये किरण सघन से कहाँ जा रही है? विरल में। कौन सी किरण? इसका नाम लिख दे, मान लीजिए इसका नाम समझ में आ जाएगा, O और QR कर लीजिए, Q और R। तो जो QR वाली किरण है, ये वाली Q से R जो किरण आ रही है, ये कहाँ से जा रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो हम लोग यहाँ पे खींच लिए एक अविलंब। ये पता कि यदि कोई किरण सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो ये क्या हो गया? अविलंब तो हमारा ऐसे है, ये किरण यहाँ से सीधे नहीं जाएगी, मतलब सीधे तो नहीं जाएगी, ये क्या होगी? हल्का सा अविलंब तरफ झुक जाएगी। तो ये किरण क्या होगी? हल्का झुक गई तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया। इतना समझ में आया? ठीक। बारिश हो रही, बंद हो गई। चलिए देखिए इधर, इतना सबको समझ में आया? डायग्राम समझ में आ गया, सब्जेक्ट 90% समझ में आ गया है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, बताइए इसमें कि सबसे पहले लिखेंगे सतह, समझ में आया है? लिखेंगे सतह ABC के लिए। किसके लिए? सतह ABC के लिए। इसमें देखेंगे कि ABC के लिए तो ये है विरल से कहाँ जा रही है? विरल से सघन में, सघन माध्यम में, विरल से सघन माध्यम में, विरल से सघन माध्यम में जा रही है ना ABC के लिए। तो इसमें देखें वस्तु कहाँ है? वस्तु और प्रतिबिंब कहाँ है? वस्तु कहाँ है और प्रतिबिंब कहाँ पर है? चलिए बताइए, वस्तु कहाँ है और प्रतिबिंब कहाँ है? इस सतह के लिए ABC के लिए वस्तु कहाँ पर है? O। कहाँ पर है? O, यही है ना। तो हम लोग लिखेंगे इसके लिए सतह वस्तु क्या हो जाएगी? और जब भी ये दोनों एक ही हो गया है, O इसको एक को अलग कर लीजिए, इसको मान लीजिए P मान लीजिए, सही रहेगा क्योंकि दोनों O है। तो इसको लिखेंगे वस्तु, और जब वस्तु मापेंगे तो हमेशा प्रकाशिक केंद्र से मापा जाता है ना, ऑप्टिकल सेंटर से। ये हो जाएगा OP। समझ में आया? ये भी बताया था कि इधर की सब दूरियां होती हैं माइनस, तो इसे लिखेंगे क्या? माइनस का OP। अब सतह ABC के लिए, सतह ABC के लिए प्रतिबिंब कहाँ पर है? प्रतिबिंब कहाँ है? I डैश, तो इसे लिखेंगे OI डैश, और ये हो जाएगा प्लस का OI डैश। इतना समझ में आया? ठीक। इसके बाद देखिए लिखेंगे सतह ADC के लिए। बताइए क्या होगा? सतह ADC के लिए कहाँ से आ रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। बताइए वस्तु कहाँ पर होगा? वस्तु और प्रतिबिंब, वस्तु और प्रतिबिंब। इतना बताइए। हाँ, O, वेरी गुड। प्लस का कि माइनस का? प्लस का, OI डैश प्लस का। प्रतिबिंब कहाँ बना है? OI। ये क्या हो जाएगा? OI। ये भी प्लस का होगा। इतना सब कुछ समझ में आया? ये हो जाएगा OI। यानी आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि यही इसमें जो प्रतिबिंब बना था ABC के लिए, जो प्रतिबिंब बना था वही क्या हो गया? ADC के लिए क्या हो गया? वस्तु हो गया। देखिए यहाँ से दोनों सेम है, दोनों सेम है ना। ये माइनस लग रहा है, इसको हमेशा ऐसे बना दें तो प्लस लग, ठीक है। समझ में आया ना इतना? अब ये देखेंगे कि विरल से सघन माध्यम के लिए, तो विरल से सघन माध्यम कौन सा है? ये वाला है, यही है ना। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? N2V माइनस N1U बराबर N2 माइनस N1 बटे R। इसके लिए बताइए, अब ये सघन से कहाँ जा रहा है? विरल में। तो इसमें ये वाला देखिए, इसमें ये क्या लिखेंगे? सघन से विरल में। 1 मिनट रुक जाइए। सघन से विरल में, सघन से विरल में।
दोनों की ओर माध्यम क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। दोनों की ओर एक माध्यम एक समान हो जाएगा। तो देखिए ये समझ में आया इतना कॉन्सेप्ट। अब क्या है कि माध्यम चेंज है ना, ये वाला माध्यम देखिए कहाँ जा रही है, ये वाली किरण N1 से N2 में, और दूसरी किरण क्या जा रही है N2 से N1 में। तो हम लोग लिखेंगे कि जहाँ पर N1 है वहाँ पे N2 कर देंगे, और जहाँ पे N2 वहाँ पर N1 हो जाएगा। इसके लिए बताइए N1 बटे V माइनस N2 बटे U अब बराबर N1 माइनस N2 बटे R। इतना समझ में आया। सबके मान को रखिए, लिखेंगे ये हो जाएगा N2। V क्या है, V इस सतह के लिए V यही तो है V, OI, और OI प्लस में कि माइनस में, प्लस में, OI डैश डैश है ना, और माइनस N1, और U क्या है माइनस का OP बराबर N2 माइनस N1 बटे R। बताइए R क्या है। इस सतह के लिए R कौन सा हो जाएगा, सतह कहाँ गया, सतह ABC के लिए R ये पूरा होगा ना, यानी OC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OC2 हो जाएगा। इस सतह के लिए वक्रता केंद्र ये दर वाला तो होगा ना, तो OC2 हो जाएगा। क्या लिखेंगे OC2, और माइनस का कि प्लस का, प्लस का, ये हो गया। इतना समझ में आया। उस सतह के लिए बताइए N1 बटे V क्या है OI माइनस N2 U क्या है OI डैश N1 माइनस N2 बटे R। R क्या हो जाएगा, R नहीं लिखेंगे, OC1 वो भी प्लस का कि माइनस का, माइनस का। क्यों माइनस का, कि लेंस के इधर की दूरियां सब क्या होती हैं माइनस का। इस सतह के लिए वक्रता के अंदर इधर ही तो बनेगा, और ये सब क्या हो जाएगा माइनस। इतना समझ में आया। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए। लिखेंगे N2 ये क्या हो जाएगा OI डैश, और माइनस माइनस क्या होगा N1 बटे OP बराबर N2 माइनस N1 बटे OC2। इधर बताइए N1 बटे OI माइनस N2 बटे OI डैश N1 माइनस N2 बटे OC1, वो भी माइनस का रहेगा। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1, और इनको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 2 को जोड़ देंगे। इसको मिटा देना ये वाला। इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 2 को जोड़ देंगे। जोड़िए समीकरण 1 और 2 को जोड़िए। समीकरण 1 व 2 को जोड़ दीजिए। जोड़िए तो लिखेंगे यहाँ से कि समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा N2 बटे OI डैश, सही ना होगा, प्लस N1 बटे OP प्लस फिर क्या होगा N1 बटे OI माइनस N2 बटे OI डैश है कि OI डैश हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर OI डैश सही से लगाइए OI डैश। फिर क्या होगा बराबर N2 माइनस N1 बटे OC2 प्लस ये क्या हो जाएगा N1 माइनस N2 बटे OC1। ये समझ में आया। कुछ कैंसिल होगा, ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष यहाँ से कैंसिल। N1 बटे OP प्लस N1 बटे OI बराबर यहाँ से लिखेंगे N2 माइनस N1 बटे OC2। यहाँ पर लिख लेंगे माइनस, माइनस ना लिखकर माइनस कॉमन कर, इसको इधर कर लीजिए, माइनस कॉमन कर लीजिए। माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा N2 माइनस N1, सही है ना, अब माइनस का OC1। इसके पास क्या था प्लस, हम इसके पास माइनस बना दें, मतलब माइनस कॉमन करेंगे तो जिसके पास माइनस वो प्लस हो जाएगा, जिसके पास प्लस वो माइनस हो जाएगा। ये तो होता है। तो यहाँ से माइनस कॉमन कर ले तो ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। सही है ना, ये माइनस से माइनस यहाँ से कैंसिल। ऐसा क्यों किया कि दोनों बराबर करने के लिए, इसलिए। तो ये हो जाएगा N1 बटे OP प्लस N1 बटे OI बराबर N2 माइनस N1 OC2 प्लस N2 माइनस N1 बटे OC1।
सभी मानों को एक साथ रखिए और चिन्ह के साथ रखना है, ठीक है ना, सबको चिन्ह के साथ रखना है। तो ये हो जाएगा n1। OP क्या है, O से P तक की दूरी माइनस का U वस्तुक दूरी है ना, ये OP देखिए यहाँ से OP क्या है, वस्तुक दूरी है। फिर यहाँ से लिखेंगे प्लस n1, फिर OI क्या है, OI O से I प्रतिबिंब की दूरी यानी V बराबर, फिर इसके बाद लिखेंगे यहाँ से n2 माइनस n1 बटे OC2 क्या है, OC2 कैपिटल R और R1 लिखेंगे इसे, R1 सही है ना, क्योंकि पहले वाली सतह के लिए तो R1 ही तो होगा ना ये वाला। तो इसे क्या लिखेंगे R1, अब प्लस यहाँ से लिखेंगे n2 माइनस n1 बटे OC1 माइनस का क्या हो जाएगा R2, क्या लिखेंगे माइनस से लिखा गया है ना, क्योंकि दूरी माइनस में हो जाएगी। सबको यहाँ से n1 बटे v माइनस n1 बटे u बराबर, यहाँ से n2 माइनस n1 को कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा 1 बटे R1 1 बटे R2। इतना समझ में आया। ये क्या हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2। या तो इसमें तो एक जैसे याद रख लीजिए कि ये जो C1 है ना, तो C1 के लिए R1 कर लीजिए, C2 के लिए R2 कर लीजिए, इसका ज़्यादा सही रहेगा, तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो C1 के लिए OC2 क्या हो जाएगा, OC2, इसको R2 बना लीजिए, ये हो जाएगा R2 और ये क्या हो जाएगा R1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा, इससे कन्फ्यूज नहीं होगा। मतलब जो OC1 है R1 और OC2 क्या हो जाएगा R2, है समझ में ना। यहाँ से कुछ कॉमन है, n1 कॉमन करेंगे क्या बचेगा, आ जाइए 1 बटे v माइनस 1 बटे u, इधर क्या बचेगा n2 माइनस n1 बटे कुछ नहीं, बटे में क्या कुछ नहीं बचेगा ना। यहाँ से क्या लिखेंगे 1 बटे R2 माइनस 1 बटे R1। इतना समझ में आया। ऊपर का रब कर दें, ये वाला ऊपर का रब कर दे रहे हैं, आ जाइए ऊपर का रब कर दे रहे हैं। चलिए बताइए क्या होगा, इसको पक्षांतर करने के बाद ये क्या हो जाएगा, पक्षांतर कीजिए इसको, क्या होगा लिखेंगे 1 बटे v माइनस 1 बटे v माइनस 1 बटे u, और इसको जब नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा n2 माइनस n1 बटे n1। अंदर क्या बचेगा इधर से 1 बटे R2 माइनस 1 बटे R1। पक्षांतर कीजिए इसको 1 बटे v माइनस 1 बटे u, इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं n2 बटे n1 या माइनस का 1, ये ना होगा। और ये लिखेंगे 1 बटे R2 माइनस 1 बटे R1, ये हो जाएगा। इसके बाद इधर देखिए 1 बटे v बराबर 1 बटे v माइनस 1 बटे u बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, इतने को मैं बताया था कि n लिख कर यहाँ पे 2 बनाया था, एक ये था और एक ये था। तो ये वाला का नाम क्या है, इसका नाम क्या था, ये आने वाली किरण था और ये वाली जाने वाली किरण। तो आने वाला किरण कौन है इसमें, या तो इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको लिखेंगे 1n2 माइनस 1। माध्यम देखिए, अगर हम ये कहेंगे कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यही है ना, तो ये W ऊपर हो जाएगा NW बटे NA। तो उसी तरह ये क्या हो जाएगा, W ऊपर हो जाएगा और ये नीचे, तो ये क्या हो जाएगा n2 ऊपर और NA नीचे, इसे लिख सकते हैं ना हम। और इधर क्या बचेगा 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2, और उल्टा हो गया क्या, ये लिखेंगे यहाँ से R2 और ये हो जाएगा R1। इसी को आप लोग को प्रूव करना था। ये पूरा इतना कॉन्सेप्ट था, समझ में आया। इसको बंद कीजिए।